यहाँ मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे तैयार करें। तैयार आपको करना पड़ेगा। अब मोटी मोटी बात की, जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक जो परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी, किस तरह पूछा गया। जैसे औरंगजेब की सिर्फ धार्मिक नीति पूछी गई है, राजा भोज परमार की उपलब्धियों के बारे में पूछा गया है, अकबर राष्ट्रीय सम्राट क्यों था इसके बारे में पूछा गया है, हर्षवर्धन के बारे में जानने के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, फिर भोज परमार मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कैसे है। किसी भी शासक की उपलब्धियों के बारे में अगर 200 शब्दों में पूछा जाता है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक मोटा मोटी आपको मतलब फॉर्मेट तैयार करना है। क्या कि वो शासक किस वंश से संबंधित था, उसके बारे में एक सामान्य परिचय अगर कुछ है, जैसे उसका वास्तविक नाम क्या था। जैसे अभी मोहम्मद बिन तुगलक की बात की हमने, तो पहली ही लाइन में आपको ये लिख देना है कि इसका कार्यकाल क्या था और इसका वास्तविक नाम जौना खान था। ये उसका सामान्य परिचय हो गया। साथ ही आपको यह बताना है कि भाई इसके पिता का क्या नाम था। अगर उसका पिता शासक रहा है तो किसका पुत्र था, उसकी राजधानी कहां थी, उसने किस जगह को अपनी राजधानी बनाकर रूल किया, युद्ध करके किस तरह से उसने अपने राज्य का विस्तार किया, और कला संस्कृति, इस कलाकारों को संरक्षण, शांति और व्यवस्था बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, अगर कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो उसने जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपने राज्य क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई ऐसा काम किया हो जिसका उल्लेख किया जा सकता हो। अब ऐसे कार्य क्या होते हैं, अगर उसने कोई सड़क बनाई है, जैसे शेरशाह सूरी ने सड़क आजम का निर्माण करवाया। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण करवाया, कोई मंदिर बनवाया हो, कोई मदरसा बनवाया हो, कोई स्कूल खुलवाया हो। जैसे राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत महाविद्यालय धारा नगरी यानी अपनी धार नगरी में। ओके, तो ये बात आपको 5वें नंबर पर करनी है। और सबसे लास्ट में उसकी धार्मिक नीति क्या थी, उसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, वो धार्मिक रूप से कैसा शासक था। हर समय में हमारे भारत का इतिहास रहा है कि हर समय में हमारी कंट्री में एक रिलीजियस जो स्ट्रगल चलता रहा है। हम अगर प्राचीन भारत में देखें, जहाँ से हमारा फॉर्मल हिस्ट्री शुरू होती है, औपचारिक यानी शासकों का औपचारिक इतिहास शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। वहीं से हमें ये देखने को मिलता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही हमें ये देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण धर्म था यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बीच में एक कांटे की टक्कर चलती है। और ये कांटे की टक्कर तब तक चलती रहती है। इस तरह जो बुद्धिस्ट हैं यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग। एक वेदों में विश्वास करता है, दूसरा वेदों में विश्वास नहीं करता है। तो इनके बीच में हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहा। अब अगर शासक वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला, वो वैष्णव संप्रदाय से, वो शैव संप्रदाय से, वो सनातनी है, तो हमें ये देखना है कि बौद्धों के प्रति उसकी क्या पॉलिसी थी, मतलब बौद्ध धर्म के प्रति उसका रवैया क्या था। और अगर वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो फिर हमें ये देखना है कि जो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके प्रति उसका रवैया क्या रहा है। अब दो चीज हो सकती है कि या तो वो कट्टर था, जैसे हम बात करें एक बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक शशांक, तो शशांक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म जब मैं बोलूं तो उसका मतलब यही लीजिए कि जैसे सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, आज बहुत फॉर्मल तरीके से उसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, वैष्णव, शैव, ये सब वैदिक
ये ब्राह्मण धर्म कहलाता है। तो अगर वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तो शशांक ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और बौद्धों के प्रति उसने बहुत ही असहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्धों के प्रति वह बहुत ही कट्टर, जो बहुत ही निर्दयी तरीके से बौद्धों के प्रति वह पेश आया। उसने मतलब इतनी घृणा थी बौद्ध धर्म को लेकर के उसके अंदर कि उसने बोध गया का जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष कटवा दिया। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे भी पैदा हुए हैं हमारे इतिहास में, कुछ चरित्र ऐसे भी मिलते हैं, तो हमें इसका उल्लेख अपने उत्तर में जरूर करना है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। इसी तरह से एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक भी था। वो भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति उसका जो रवैया था वो बहुत ही हार्मोनिक था। सभी धर्मों को साथ लेके चला वो। तो सभी का मतलब यही है, बौद्ध जैन उस समय के तीन ही तो इंपॉर्टेंट या तीन ही तो प्रमुख धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म या वैदिक धर्म। आज के बहुत सारे धर्म जैसे सिख संप्रदाय हो गया, जैसे इस मुस्लिम संप्रदाय हो गया, ये उस समय अस्तित्व में ही नहीं आए थे। इवन क्रिश्चियनिटी तक अस्तित्व में नहीं आई थी। जब हम पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहे हैं या चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं या हम बिंबिसारी अजातशत्रु की बात कर रहे हैं, उस समय तक तो ईसाईयत भी नहीं थी, इस्लाम नहीं था, ओके, सिख संप्रदाय नहीं था। तो मुख्य धर्म यही थे, जैन, बौद्ध और वैदिक। तो जैन धर्म का तो कोई बहुत लंबा ऐसा बहुत इशू नहीं रहा, यानी जैन धर्म को मानने वाले शासकों में बहुत कम संख्या थी शासकों की। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली शासक हुए। सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले बड़े शक्तिशाली शासक हुए। तो एक तरफ शशांक है गौड़ देश का सम्राट, और दूसरी तरफ देशनगर या विदिशा का शासक है पुष्यमित्र शुंग। इन दोनों की रिलीजियस पॉलिसी अपोजिट है। इन दोनों की जो धार्मिक नीति है वो एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। एक हार्मोनिक है, एक सबको साथ लेके चल रहा है, और दूसरा कट्टर है, वो दूसरे धर्म से नफरत करता है, वो उसके अंदर असहिष्णुता भरी हुई है कूट कूट कर। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी मौर्योत्तर युग में सातवाहन नरेश हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी। वो भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी वो भी वैदिक धर्म को मानता था। लेकिन इसके बावजूद, वैदिक धर्म को मानने के बावजूद, ब्राह्मण धर्म को मानने के बावजूद भी उसने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य क्षेत्र में सभी धर्मों का समान आदर किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सबको साथ लेकर चला। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होने के बावजूद ब्राह्मणों के लिए उसने तमाम काम किए, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, ओके, कर मुक्त ग्राम ब्राह्मणों को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को कर मुक्त दान देने का, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को कर मुक्त ग्राम यानी एक कुछ ऐसे गांव जिससे टैक्स नहीं वसूला जाएगा राज्य द्वारा, ऐसे गांव देने का चलन चलाया। मतलब राज्य नहीं वसूलेगा तो वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वसूल सकता है, राज्य नहीं लेगा तो भाई आप ले लो, ओके। तो इस तरह के जो गांव होते थे, इस तरह के गांव को अग्रहारम कहा, ओके। तो इस तरह की पॉलिसी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनाई, इस तरह की नीति गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनाई। तो बेहतरीन पॉलिसी थी। लेकिन साथ ही जब आप देखते हो कि जब उसने उत्तर भारत में अपना विस्तार किया,
नर्मदा नदी को क्रॉस किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, तो सांची पर भी उसका कब्जा हो गया, सांची पर भी उसका अधिकार हो गया। और उसने देखा कि सांची में एक भव्य विशाल स्तूप बना हुआ है, ओके, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया है। तो उसने कहा कि भाई ये करोड़ों बौद्ध अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो उसने अपने राजकोष से अपार धन दिया उस स्तूप के डेकोरेशन के लिए। सेम यही बात पुष्यमित्र सुंग के बारे में भी कही जा सकती है। तो ये रिलीजियस पॉलिसी है। दो ही तरह की रिलीजियस पॉलिसी हो सकती है कि जो प्रतिद्वंदी धर्म है, शासक के अपोजिट का जो धर्म है, उसके प्रति उसका रवैया क्या था। हम लगभग 11वीं सेंचुरी में चले आते हैं, अगर प्राचीन भारत को छोड़ दें, मध्य युगीन भारत में आ जाएं, मध्यकाल में आ जाएं, तो फिर वहाँ भी हमें इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते हैं। अब एक ऐसा ये बात तो आप जानते ही हो कि मध्यकाल में जो शासक हुए मुस्लिम शासक हुए, और यहाँ की रियाया, यहाँ की जनता जो सब्जेक्ट थी, यहाँ की पॉपुलेशन वो मेजॉरिटी में हिंदू थी। तो वहाँ भी हमें ये दो चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई भी शासक है, उस शासक का जब आप वैल्यूएशन करोगे, जब उसका मूल्यांकन करोगे, तो आप इस बात का उल्लेख जरूर करोगे कि जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उसके प्रति उसका रवैया क्या था, क्या उसने कट्टरता की नीति अपनाई। अब मध्यकाल में जब कोई कट्टर हो जाएगा, धार्मिक तौर पर कट्टर हो जाएगा, तो इस्लाम में कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टर शासक के लिए ये बात कही गई है कि भाई वो जो इस्लाम को न मानने वाले लोग हैं, जिनको कि शरीयत में काफिर कहा गया है, तो इस्लाम को न मानने वाले काफिरों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाएगा जिसका नाम होगा जजिया। तो जो भी कट्टर शासक होगा वो जजिया लगाएगा, या जो भी जजिया लगाएगा वो कट्टर होगा। तो इस बात का उल्लेख आपको करना है। आ रही बात समझ में? जब आप देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में ईस्वी में अरब का जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का ब्राह्मण राजा था दाहिर, ओके, हिंदू राजा दाहिर था, दाहिर पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ऐसा ये भारत में अरबों का भी कह लीजिए या मुसलमानों का भारत की धरती पर यह पहला आक्रमण था, ओके। तो उसने जब दाहिर को हरा करके सिंध पर कब्जा कर लिया, तो पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम जिसने जजिया लगाया, जिसने अपनी जनता पर जजिया आरोपित किया। इतने चीजें आप किसी शासक के बारे में तैयार कर लीजिए, इसमें जो भी मिलता है आपको, उसकी क्या उपलब्धियां रही, ये चीज तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम एक एक प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न लिखें और उसका उत्तर लिखें, तो फिर क्या होगा, आप फिक्स हो जाओगे। और बाय द वे उसी शासक से रिलेटेड या उसी व्यक्ति से, अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हर्षवर्धन के बारे में जानने के स्रोत, अब इसमें तो नहीं पूछा कि हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, ठीक। बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि हर्षवर्धन का नाम देखा बस सेट हो गए कि इसका शासनकाल ये था, इसने इतने युद्ध किए, इसने ये किए, मतलब जो पूछा गया है वो बता ही नहीं रहे हैं। तो जब आप किसी शासक के बारे में तैयार करोगे तो मोटे मोटे ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर रखना होगा। और बिना टेंशन के, कि टेंशन ना लेने का तरीका क्या होता है कि इतनी बार रिपीट करो उन चीज़ों को ना, इतनी बार दोहराओ उन चीज़ों को कि ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके जहन में
जब भी प्रश्न आए तो उसके हिसाब से सटासट चलने लगे। अब मैं ये 2 एग्जाम्पल दिए, इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से शासक एक्सपेक्टेड हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद अशोक, इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, इसके बाद रुद्रदामन, ये शक शासक था रुद्रदामन, इसके बाद कनिष्क, कुषाण शासक था कनिष्क, इसके बाद समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके बाद हर्षवर्धन, इसके बाद राजा भोज, राव विद्याधर चंदेल, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान, इसके बाद सोलंकी शासक भीमदेव, इसके बाद कृष्णदेव राय संगम वंश का शासक था, या विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। इसके बाद वीर सिंह बुंदेला, ये बुंदेलखंड का शासक वीर सिंह बुंदेला, ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला, उन्हीं के वंश से संबंधित चंपत राय, महाराजा छत्रसाल, इसके बाद रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, इसके अलावा महाराजा यशवंत राव होलकर और छत्रपति शिवाजी। तो इस तरह का प्रश्न, ये तो चरित्र से संबंधित, ये तो व्यक्तित्व से संबंधित हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। जैसा मैंने 2 स्लाइड में बताया कि क्या क्या लिखोगे, ऐसे ही जितने ये कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं, पहले फर्स्ट जो ओवरव्यू में आप इनके बारे में तैयार करोगे, और वो मैं तैयार करूंगा। जैसे मैंने 2 का बताया, उसी तरह से मैं बाकी सबके बारे में भी क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो आपको दूंगा। बट एक फ्रेम बांध के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास विषय बहुत बड़ा है, और जब तक आप उसको फ्रेम में कसोगे नहीं, तब तक वो फिसलता रहेगा, और कभी भी आप पूरी तरह से उस सब्जेक्ट पर अपना कमांड नहीं कर सकते। एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए विश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में? और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम ये लड़ाई जीत लेंगे। और कॉन्फिडेंस पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिलेबस है, छोटा मोटा जो भी सिलेबस है, सिलेबस के हर एक बिंदु पर हमारी एक स्ट्रांग पकड़ हो। पकड़ होने का मतलब हमारी ग्रिप में हो, ऐसा नहीं हो कि बह रहा है। हमारे साथ यही समस्या होती है कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस हमारे हाथ में तो होता है, लेकिन पानी की तरह होता है कि कब कौन सा टपक गया, किधर बह गया, हमें खुद ही विश्वास नहीं। तो इसके लिए उसे हमें एक फ्रेम में कसना जरूरी होता है। जब हम उसको फ्रेम में कस लेते हैं, यानी उसे हम कहीं किसी मोतियों की माला जैसा जोड़ लेते हैं, ओके, तो ये बात हो गई। दूसरी चीज हो गई प्रायोरिटी, कि आप अपनी तैयारी की प्रायोरिटीज बनाइए। पहले वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पहली बार में आप उनको तैयार कीजिए। अब वो तैयार हो जाए, खुश हो गए आप, तो इसके बाद फिर जो छोटे छोटे हैं, ये कि भाई ये भी पूछे जा सकते हैं, आप उस पर आइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मेट। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा किस तरह का क्वेश्चन किया गया है, तो दूसरा जो प्रश्न होता है वो आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, मतलब सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो सिस्टम है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो सिस्टम है किसी पीरियड का, किसी काल का। जैसे प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रश्न पूछा गया है कि राजपूत कालीन सामाजिक संरचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 2018 में पूछा गया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन किया गया है कि हड़प्पा की जो संस्कृति है, हड़प्पा की जो सभ्यता है, उस सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 2019 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था, विशेष परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया है। इसके साथ पूछा गया है कि गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी, यानी जो गुप्त पीरियड है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या अचीवमेंट रही, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में गुप्त काल ने किस तरह से तरक्की की,
इस पर प्रश्न पूछा गया है, ये 2019 में ही पूछा गया है। गुप्त शासन के दौरान भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, ये प्रश्न पूछा गया है 2019 के स्पेशल एग्जाम में। इसके अलावा ब्रिटिश नीतियों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, अंग्रेज़ों की या ब्रिटिश पॉलिसीज़ का मतलब यहाँ मैं बोलूँ तो जो बेसिकली अंग्रेज़ों का जो प्रथम 100 साल का टेन्योर था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों ने जो पॉलिसीज़ अपनाई, अपनी रूलिंग पॉलिसी, शासन करने की नीति अपनाई, उसका हमारा भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 200 शब्दों में ये आपको बताना है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सल्तनत काल में मालवा का सामाजिक जीवन पूछा गया, बहुत स्पेसिफिक कर दिया है। सल्तनत पीरियड का सामाजिक जीवन नहीं, सल्तनत पीरियड में मालवा का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक संगठन पूछा गया है। तो भाई मैं ये बात फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार करोगे कि ये प्रश्न आया है, इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम तैयार करें, अगर इस तरह से एक एक प्रश्न और उसका उत्तर तैयार करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है चकमा खा सकते हो। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए पूछा सल्तनत कालीन मालवा का सामाजिक स्ट्रक्चर, हो सकता है अगला क्वेश्चन वो पूछ ले सल्तनत कालीन बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था, या पूछ ले सल्तनत कालीन बुंदेलखंड की राजनीतिक व्यवस्था। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन बुंदेलखंड की राजनीतिक व्यवस्था। तो जब तक आपके दिमाग में पूरी हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक एक जो ओवरव्यू नहीं होगा, तब तक आप रट के आंसर नहीं दे सकते हो। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन किया गया ब्रिटिश नीतियों का, वही चीज है, रिपीट कर दिया, ये पहले भी पूछा था। ये ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 2015 में पूछा था। ये डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है यही टॉपिक। फिर पूछ लिया वही कि ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये फिर से पूछ लिया है। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, कैसे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे ख्याल से पीछे नहीं पूछा गया है। हाँ, इसके अलावा गुप्त काल का कला एवं स्थापत्य, जो गुप्तकालीन अभी पीछे पूछा गया, मेरे ख्याल से ये पूछा गया है 2019 में गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास। फिर इसी में पूछा गया गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी, और फिर पूछ लिया गया है कि गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य। मतलब आप देख रहे हैं कि गुप्त काल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कला भी है गुप्त काल में। ऐसे भी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगा? कला संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कला, संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य में जितना विकास गुप्त काल में हुआ उतना विकास किसी और समय में नहीं हुआ। फिर देखिए वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वही प्रश्न पूछ लिया है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहलाता है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया। तो अगर आप गौर करें तो 2017 में गुप्त काल से क्वेश्चन किया गया। इसके बाद 2017 के बाद 2019 में गुप्त काल से क्वेश्चन किया गया। 2019 में 2 प्रश्न आ गए गुप्त काल से। इसके अलावा फिर 2020 में गुप्त काल से प्रश्न किया गया। यानी प्राचीन भारत से गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इस तरह के प्रश्न देखते हैं कि जो प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में
पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, किसी भी पीरियड का पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हमें बताना है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा एक एक कर।